प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। नाम से ही क्लियर है कि ऐसी ज्यामिति जिसमें हम किसी भी बिंदु को निर्देशित करेंगे और कहने का तात्पर्य कि उसकी स्थिति का पता लगाना। निर्देशांक मतलब निर्देश होंगे उस बिंदु के साथ जिससे उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। निर्देशांक ज्यामिति की ये अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की थी रेने दकार्त। रेने दकार्त 17वीं शताब्दी के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। रेने दकार्त की एक खास बात थी कि वो सुबह जल्दी तो उठ जाते थे, लेकिन जिस तरह से आलसी लोग बिस्तर पर लंबे समय तक आलस के कारण पड़े रहते हैं, रेने दकार्त भी अपने बिस्तर पर लंबे समय तक लेटे रहते थे उठने के बाद, किंतु वो आलस नहीं करते थे। वो हमेशा गणित के बारे में सोचते रहते थे। उनका ये मानना था कि बिस्तर पर इस तरह से लेटे लेटे हम किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी अवधारणा के बारे में और अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे इस निर्देशांक ज्यामिति की रचना की। उन्होंने पता लगाया, उन्होंने इस चीज़ का ज्ञान दिया हम पूरे विश्व को कि किस प्रकार से हम किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। और ये निर्देशांक ज्यामिति जैसे हमारे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के स्थितियों के बारे में बात करते हैं हम, ठीक उसी का एक नया रूप था। रेने दकार्त कहते थे कि इट इज़ नॉट एनफ टू हैव अ गुड माइंड, द मेन थिंग इज टू यूज इट वेल। मतलब केवल एक अच्छा दिमाग होना ही काफ़ी नहीं है, बड़ी बात यह है कि हम उस अच्छे दिमाग का कितना और कैसे अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं, ये बड़ी बात है कि इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकें। देखिए, हम हर रोज़ सुनते भी हैं अपने बारे में भी या किसी और के बारे में कि दिमाग तो बहुत अच्छा है लेकिन मेहनत नहीं करता है, उसका उपयोग नहीं करता है। तो यदि कोई मनुष्य अच्छे दिमाग का है और वो यदि उसका उपयोग ना करे तो ऐसे दिमाग के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी उपयोगिता ही नहीं दर्शाई। जब उसने कोई ऐसे रचनात्मक कार्य किए ही नहीं तो ऐसे अच्छे दिमाग के होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बढ़िया ये है कि उस अच्छे दिमाग का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाए, मनुष्य की भलाई के लिए किया जाए, तो उसकी उपयोगिता पता लगती है, उसके होने का पता लगता है। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाना। जैसे ये एक कागज़ है, इस पर हम एक बिंदु लगा देते हैं और इस बिंदु की स्थिति, मान लीजिए ये बिंदु है, ये लाल रंग का एक बिंदु इसके ऊपर, और इस लाल रंग के बिंदु की स्थिति का पता लगाए कागज़ पे कहाँ है। तो हम एक अवधारणा ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इस ये बड़ा जो लेंथ है, इसकी बड़ी साइड है, इससे मान लिया ये बिंदु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इस छोटे वाली साइड से ये मान लिया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसकी स्थिति क्या होगी? 10-30 या फिर 30-10। इसकी स्थिति ऐसे लिखी जाएगी। कहने का मतलब ये एक साइड से 10 सेंटीमीटर दूर है और दूसरी साइड से 30 सेंटीमीटर दूर है। जैसे हम यहाँ पर इन बिंदुओं की स्थिति के बारे में बात करें कि ये मान लिया ये पंक्ति है, ये पंक्तियां हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये स्तंभ 1 से लेकर 11 तक। ये नीला बिंदु, इसकी स्थिति क्या है? किस स्तंभ पर है? ये दूसरे स्तंभ पर। पंक्ति कौन सी? पहली। तो इसकी स्थिति क्या होगी? 2 1। दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति। इस हरे रंग के बिंदु की स्थिति क्या है? इसका स्तंभ नंबर 3 है और पंक्ति 4 है, तो इसकी स्थिति क्या हो गई? 3 4। इस तरह इसकी स्थिति क्या होगी इस बिंदु की? पांचवा स्तंभ और छठी पंक्ति, 5 6। पांचवा स्तंभ, छठी पंक्ति, 5 और 6।
5 6। इस तरह इस काले रंग की स्थिति क्या है, 7 और 5, 7वां स्तंभ 5वीं पंक्ति। इस तरह इसकी 9वां स्तंभ 3री पंक्ति। तो इस प्रकार से ये इसकी स्थितियां हैं। ठीक इसी तरह से जैसे कि यदि बच्चे प्रार्थना के समय जो है लाइनों में बैठे हों, अलग अलग लाइनों में, और हम किसी बच्चे की स्थिति के बारे में बात करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 3री लाइन का चौथा बच्चा या 5वीं लाइन का 3रा बच्चा, इस प्रकार से वो उसकी स्थिति का पता लगता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर इन बिंदुओं की स्थिति है। रेने दकार्त ने कार्तिकीय पद्धति यानी कि कार्टेशियन सिस्टम दिया। इस कार्टेशियन सिस्टम को हम सीखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर कार्तिकीय चिन्ह में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमने यहाँ पर सीखना है। सबसे पहले देखिए, इसमें 2 अक्ष होते हैं। जो इस तरह से क्षैतिज लाइन है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। ऐसी क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष है, ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस भी कह देते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस। जब ये आपस में काटते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनमें स्थितियां क्या हैं, ये पहली वाली स्थिति को ये एक पॉइंट के हम मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये x से दूसरे नंबर पर है और y से पहले नंबर पर है, तो इसकी स्थिति होगी 2 1। पहले x अक्ष वाली स्थिति को लिखते हैं और फिर y वाले को लिखते हैं कोमा लगाकर। तो जहाँ पर वो मिलती है यही इसकी स्थिति है, क्योंकि ये दूसरे पर है और इधर से पहले पर है। x से 2 और y से 1 की दूरी पर है ये। तो ये क्या होगा, ये देखिए x अक्ष मतलब x वाले के सामने 2 और y वाले में 1 आ रहा है ये। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति को दर्शाया जा सकता है। तो किसी की भी स्थिति इसी प्रकार से दर्शाई जाती है। x अक्ष क्या है, जो क्षैतिज रेखा है उसको हम x अक्ष कहते हैं। कौन सी रेखा को, क्षैतिज को। क्षैतिज रेखा x अक्ष कहलाती है, क्षैतिज। y अक्ष कौन सी, जो ऊर्ध्वाधर होती है। हमेशा पहले x अक्ष को लिखते हैं फिर y अक्ष को। जहां पर ये दोनों लाइनें काटती हैं, यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष जहां पर काटते हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जहां पर x तथा y आपस में काटते हैं। और x से जो दूरी है यानी x पर जो है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, x निर्देशांक यानी कि भुज कहते हैं। और y से दूरी वाले को हम क्या कहते हैं, y निर्देशांक यानी कि कोटि। x वाले को क्या कहेंगे, x वाले को कहेंगे हम x निर्देशांक यानी कि भुज, और y से दूरी यानी y निर्देशांक यानी कि कोटि। तो सबसे पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, फिर y निर्देशांक लिखा जाता है, यानी पहले भुज और फिर उसके बाद कोटि, ये लिखे जाते हैं। इसके बाद स्थिति, यदि किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी a है और x अक्ष से लंबवत दूरी b है, तो इसको हम a b इस तरह से निर्देशित करते हैं। यानी किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, y से ये जो लंबवत दूरी है ये कितनी है, 2, और x से ये लंबवत दूरी कितनी है, 3। तो हम इसको पहले वाले y से लंबवत दूरी यानी कि 2 को लिखेंगे, या आप कह सकते हैं जैसे दूसरे पॉइंट पर है और ये तीसरे पर है तो 2 और 3। पहले हमेशा y से जितनी लंबवत दूरी है वो लिखी जाती है और बाद में x से लंबवत दूरी लिखी जाती है। जैसे हम एक बिंदु और ले लें, यहाँ पर ये बिंदुओं को, ये बिंदु दे रखा है, ये y से 2 दूरी पर है, x से 3 दूरी पर है, तो इसको 2 और 3 लिखेंगे, यानी 2 और ये 3। इसी तरह आप देखिए ये बिंदु है, यहाँ से -3 और यहाँ 1। कहने का मतलब ये है कि ये y से तो
बाईं ओर 3 है और x से कितना है 1 है, तो -3 और 1। ये 4 आपको पहले बता दूं, पहले भी बता दिया गया है कि इसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं। इसको नंबर 1 कहते हैं, इसको नंबर 2 कहते हैं, इसको नंबर 3 चतुर्थांश कहते हैं और ये नंबर 4 चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में पहले में x और y दोनों धनात्मक होते हैं। जब भी x और y अक्ष दोनों आपस में काटते हैं तो वो 4 चतुर्थांश का निर्माण करते हैं। इसको हम पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। ये जो y अक्ष है इसके अगर दाईं ओर लेंगे तो एक y के दाईं ओर x धनात्मक रहेगा, यानी कि पहले और चौथे चतुर्थांश में x धनात्मक होगा, और y के बाईं ओर यानी कि दूसरे और तीसरे में x ऋणात्मक होगा। y के दाईं ओर यानी कि पहले और चौथे में x धनात्मक और y के बाईं ओर दूसरे और तीसरे में x ऋणात्मक। इसी तरह से x के ऊपर की ओर y धनात्मक यानी कि पहले और दूसरे में y धनात्मक होगा, और नीचे की ओर यानी कि तीसरे और चौथे में y ऋणात्मक होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर, और मूल बिंदु के बिंदु हमेशा होते हैं 0 0, x भी 0 y भी 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0, क्योंकि वो x से भी और y से दोनों से दूर नहीं है, यानी दोनों से 0 दूरी पर है। अब ये पॉइंट है, ये देखिए आप, इसमें ये y से 2 दूरी पर है और x से 3 दूरी पर है। कहने का मतलब ये 2 की सीध में, x से 2 की सीध में है और y से 3 की सीध में है, तो ये निर्देशांक 2 और 3 दोनों धनात्मक होंगे, क्योंकि ये x से ऊपर है y धनात्मक, y से बाईं ओर है तो x धनात्मक। इधर आते ही y वाला इधर आते ही x वाला, सॉरी, इधर आते ही x वाला क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे ये -3 और इसमें अगर ये ले तो ये देखिए 1 और 2 के बीच में -1.5, यानी x ऋणात्मक हो जाएगा। ऊपर की तरफ सॉरी y जो है धनात्मक रहेगा। यहाँ पे देखिए y धनात्मक है, यहाँ पे भी y धनात्मक है। इसके नीचे y ऋणात्मक हो जाएगा, देखिए y -2.5। तो हमेशा x से ऊपर y धनात्मक, x से नीचे y ऋणात्मक, y से दाईं ओर x धनात्मक, y से बाईं ओर x ऋणात्मक। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं। मान लिया कि हम एक बिंदु और ले लें कि आपको कहा जाए 2 और -3। यहाँ पर क्या है, x तो धनात्मक और y ऋणात्मक है, चौथे में आएगा। यहाँ पे x2 और y -3 दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ये बिंदु जो होगा ये होगा 2 और -3, क्योंकि y माइनस का इसलिए नीचे आएगा, x धनात्मक का है इसलिए उस तरफ रहेगा, तो नीचे और उस तरफ चौथा आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, इसमें x धनात्मक y भी धनात्मक, इसमें x ऋणात्मक y धनात्मक, इसमें x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, और इसके अंदर x धनात्मक y ऋणात्मक। ये कार्तिक चिन्ह होते हैं। इसके बाद पहला सवाल 3.1 एक्सरसाइज का, एक व्यक्ति को आप अपने टेबल पर रखे लैंप की स्थिति कैसे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिया जाएगा, आप उदाहरण कोई भी ले सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि टेबल के लंबे सिरे से मान लिया ये लैंप जो है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। टेबल से के लंबे सिरे से मान लिया ये लैंप 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और छोटे सिरे से ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये इसकी स्थिति हो जाएगी 15 और 25, या फिर आप इसको कह सकते हैं 25 और 15। ये स्थिति है इसकी, यानी एक सिरे से 15 सेंटीमीटर दूर है, दूसरे सिरे से 25 सेंटीमीटर दूर है। लंबे वाले सिरे से ये 15 सेंटीमीटर दूर है और छोटे वाले सिरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये इसकी स्थिति है। ठीक इसी तरह से अगला सवाल आता है कि ये एक सड़क योजना दे रखी है, और इस सड़क योजना में बताया गया है कि नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं
और जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो मुख्य सड़कें हैं, एक ये और एक ये मुख्य सड़क जो केंद्र पर मिलती हैं। और इस सड़क के ये सड़कें जो है कहाँ हैं, नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर और दक्षिण दिशा, पूर्व और पश्चिम दिशा में हैं। उत्तर और दक्षिण दिशा में हैं और पूर्व और पश्चिम दिशा में हैं ये दोनों सड़कें। और इसके साथ ये कहा गया है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इनके समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। नगर की ये जो अन्य सड़कें हैं, ये 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5 एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं और इनके समांतर हैं, मुख्य सड़कों के समांतर हैं। पैमाना लेकर आप मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं के रूप में निरूपित कीजिए। इस तरह से आपने पैमाना बनाना है और इनको निरूपित करना है। और आपने ये बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है। 4 3 मतलब x वाले से 4 और y वाले से 3। तो x वाला 4 और y वाला 3 कहाँ पे मिलता है? देखिए ये x वाला 1 2 3 4 4 3 है ना, और इसमें 1 2 3 ये दोनों यहाँ मिलते हैं, तो ये रहा 4 3, एक सड़क ये 4 3 मानी जाएगी। और इसी तरह से 3 4 का मतलब x से तीसरी व 1 2 3 और इधर से चौथी ये यहाँ पे मिल रही है, ये 3 4 है। तो इस प्रकार से ये सड़क 4 3 और 3 4 को निरूपित करती है। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।